आज आशा भोसले का निधन हो गया है और आज पूरे बॉलीवुड जगत में शोक की लहर है। पूरा बॉलीवुड नम आंखों से उन्हें श्रद्धांजलि दे रहा है, उन्हें याद कर रहा है। जो सफ़र आशा भोसले का पिछले कई सालों से, पिछले कई वर्षों से रहा है भारत की संगीत जगत के लिए, भारत के संगीत को मधुर बनाने के लिए, भारत की संगीत की विरासत को आगे बढ़ाने के लिए, उसमें उनका बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहा है। आज उनके निधन के बाद पूरे बॉलीवुड में जो माहौल है वो गमगीन है। मशहूर गायिका आशा भोसले का निधन आज हुआ है और मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल में आखिरी सांस आशा भोसले ने ली है। आशा भोसले का 92 साल की उम्र में निधन हुआ है। कल शाम 4 बजे अंतिम संस्कार किया जाएगा। फिलहाल ये समय सामने आ गया है। चले, हमारे साथ हंसराज जी इस वक्त जुड़े हुए हैं। हंस जी इस वक्त गायक हमारे साथ जुड़े हुए हैं, पद्मश्री से भी सम्मानित हैं और इस पर बातचीत करेंगे। आशा भोसले का जो पूरा रोल रहा है, उनकी जो भूमिका भारत के संगीत में रही है, उसको लेकर मैं सीधे उनका रुख करना चाहूँगा। फोन लाइन पर हैं हंस जी। आशा भोसले का निधन, कितनी बड़ी क्षति, कितना बड़ा नुकसान है भारत के लिए और भारत के म्यूजिक के लिए, बॉलीवुड के लिए खास तौर पर? आप सुन पा रहे हैं सर? हंसराज जी, आप सुन पा रहे हैं हमारी आवाज? चलिए, दोबारा से उनसे कनेक्ट होते हैं। लेकिन फिलहाल जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, बिल्कुल खिला हुआ चेहरा उनका हमेशा रहता था। खिले हुए चेहरे के साथ खिले हुए सुर भी, और सुरों की मलिका उनकी बहन भी, और उनका पूरा परिवार संगीत से जुड़ा हुआ रहा है। लेकिन संघर्ष के साथ साथ उन्होंने जिस प्रकार से अपने जीवन को आगे बढ़ाया, जिस तरह से संगीत को आगे बढ़ाया, उसको आने वाली पीढ़ियों तक किताबों में रखा जाएगा। हंस जी हमारे साथ दोबारा से जुड़ गए हैं फोन लाइन पर। हंस जी, निधन, आशा भोसले का निधन बॉलीवुड के लिए, भारत के संगीत जगत के लिए कितना बड़ा नुकसान, कितनी बड़ी क्षति है? हाँ जी, बहुत ऐसा नुकसान है कि कभी पूरा नहीं हो सकता। जैसे सुर का समुंदर, संगीत का समुंदर से उठ जाए, जैसे कोई दरख्शिंदा सितारा टूट जाए, जैसे कोई मौसीकी का, संगीत का पैगंबर चला जाए वापस, ऐसे ही है भी। ऐसे लोगों का कोई अल्टरनेटिव नहीं होता, कोई बदल नहीं है। बिल्कुल। क्या लगता है, क्योंकि बहुत सालों से उन्होंने संगीत दिया है, गाने दिए हैं, कई भाषाओं में गाने दिए हैं और कई सारे गाने दिए हैं, लेकिन साथ साथ संघर्ष भी उन्होंने किया है। संघर्ष के साथ वो आगे बढ़े और आज वो इस मुकाम पर हैं कि न सिर्फ देश में बल्कि पूरी दुनिया में उनकी आवाज़ को पहचाना जाता है, उनकी शख्सियत को पहचाना जाता है। जी बिल्कुल। जिसको सही मायनों में जीनियस या लेजेंड बनाना होता है, उनको पहले मुशक्कत गरीबी देता है मालिक, फिर सुर की शहनशाही भी बख्शता है। ये असल लोग होते हैं, ऊपर से आर्टिस्ट बन के आते हैं। तो इनको पहले ऐसी जिंदगी देता है जो कि सुर में जब ये सुर लगाते हैं, गाते हैं, तो सारी जिंदगी फीलिंग तभी होती है ना। इन्होंने दुख दर्दों को, स्ट्रगल को, जिंदगी को बहुत नजदीक से देखा होता है। अच्छा हंसराज जी, कोई किस्सा जो आपसे जुड़ा हो या आपको उनका कोई किस्सा याद हो या आपने कहीं सुना हो जो बहुत महत्वपूर्ण हो उनके जीवन का? पहली बार जब दर्शन हुए, मैं उस वक्त पंजाबी फिल्मों में हीरो आया करता था, तो उनके साथ मुझे डुएट गाने का मौका मिला था। ओके। तो उस वक्त मैं उनके पहली बार दर्शन किए थे, बहुत खुशी हुई थी। फिर लंदन में हमने शो भी इकट्ठे किए थे, BBC वालों ने इवेंट करवाए थे। तो फिर उसके बाद जब लता जी ने अपना जन्मदिन मनाया था ना एक बार बॉम्बे स्टेडियम में, बिल्कुल, तो तीनों बहनें सामने बैठ तशरीफ फरमा थे, तो मैंने उनकी हाजिरी दी थी, मैंने गाया था वहाँ। तो कभी कभार फोन पे बात हो जाती थी। बस बहुत शॉकिंग न्यूज।
हंसराज जी, देखिए समय समय के साथ संगीत का जो वर्जन है वो बदलता है, संगीत की दुनिया बदलती है, लेकिन उसके बाद भी अगर आप इतने वर्षों तक संगीत के उस दुनिया में कायम रहते हैं, बरकरार रहते हैं और अपने सुरों से सबका मन मोह लेते हैं, तो क्या लगता है ये कितना बड़ा एक उपलब्धि है उनके लिए, उनके जीवन के लिए और संगीत की दुनिया के लिए? जी हंसराज जी, सुन पा रहे हैं आप? चलिए, फिलहाल लगता है उनकी आवाज़ कट गई, लेकिन चूंकि इस वक्त माहौल थोड़ा सा गमगीन है और हंसराज जी हंस के उनके साथ व्यक्तिगत भी उनके साथ रहे हैं, उनके साथ गाने गाए हैं, संगीत उनके साथ साझा किया है। तो ऐसे में अभी सबके लिए, सभी संगीतकारों के लिए, सभी गायकों के लिए एक मुश्किल की घड़ी ज़रूर है, क्योंकि ये इररिपेरेबल लॉस है। इसको दोबारा रिपेयर नहीं किया जा सकता, दोबारा इसको खड़ा नहीं किया जा सकता, क्योंकि जिस वक्त भारत ने अपने आज़ादी के बाद अपने आधुनिक दुनिया में कदम रखने का प्रयास किया था, कोशिश की थी, उन कदमों को आगे बढ़ाया था, उस वक्त में जिन जिन लोगों ने संगीत को संभाला, जिन जिन लोगों ने संगीत को आधार दिया और संगीत को आगे बढ़ाने का प्रयास किया, उन लोगों में ये बड़े नाम ज़रूर शुमार होते हैं। आशा भोसले हो या लता मंगेशकर का नाम हो, मोहम्मद रफ़ी जैसे बड़े गायक हों, किशोर दा जैसे बड़े गायक हों, आर.डी. बर्मन जैसे बड़े संगीतकार हों, या ऐसे बड़े बड़े नाम जो आप अक्सर सुनते होंगे, तो ये कहीं ना कहीं ऐसे लोग थे जिन्होंने भारत के संगीत को आगे बढ़ाया था। और सबसे महत्वपूर्ण, भारत की असली पहचान उसका संगीत है ही है, उसके साथ साथ संस्कृति भी है। भारत सांस्कृतिक तौर पर सबसे मजबूत देश माना जाता है और पूरी दुनिया में भारत ने अपनी संस्कृति के साथ, अपने कल्चर्स के साथ, अपनी बायोडाइवर्सिटीज़ के साथ पूरी दुनिया में एक पहचान बनाई है और उसमें संगीत की एक बहुत बड़ी भूमिका रही है, संगीत की एक बहुत बड़ा उसमें रोल रहा है। और उन्हीं में से एक आशा भोसले का नाम भी गिना जाता है। कल शाम 4 बजे उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल में उन्होंने अंतिम सांस ली है और करीब 92 साल की उम्र में ये उन्होंने अंतिम सांस ली है। अभी फिलहाल अंतिम संस्कार की प्रक्रिया या जो तैयारी होती है वो धीरे धीरे शुरू हो रही है, लेकिन उनके आवाज़ पर कई लोग या बॉलीवुड से जुड़े हुए बड़े बड़े शख्सियत, बड़े नाम वहाँ पर पहुँच रहे हैं उनके अंतिम दर्शनों के लिए। और जो भी चीज़ें उनके बारे में रही हैं वो बहुत ही खूबसूरत किस्से रहे हैं। दरअसल 1933 को महाराष्ट्र के सांगली में आशा भोसले का जन्म हुआ था और 9 वर्ष की आयु में, मात्र 9 वर्ष की आयु में उन्होंने अपने संगीत की दुनिया में कदम रखा। उस समय स्ट्रगल्स भी बहुत थे, उस समय आपके पास रास्ते भी कम थे, रास्ते उतने नहीं होते थे, ये पता नहीं होता था कि आखिर किस रास्ते पे जाना है और कैसे आगे बढ़ना है। उसके अलावा आपके पास कुछ ऐसी चीज़ें भी नहीं थी जिससे आप खुद को बेहतर बनाएं। आज सोशल मीडिया का ज़माना है और आज सोशल मीडिया के ज़माने से कई लोग अपने प्रतिभा को जाहिर करते हैं। तो ये उनका जो गायन करियर रहा है, गायकी का करियर रहा है, वो बहुत ही खूबसूरत सफ़र से रहा है। हाँ, ज़रूर उनके निजी जीवन में जो स्ट्रगल, जो संघर्ष रहे हैं, जो चीज़ें सामने आई हैं, उन सब चीज़ों को साइड पे रखकर, उनको अलग कर कर उन्होंने अपने सफ़र को जारी रखा, आगे बढ़ते गए, संगीत में खोते गए, संगीत में गहराई से जाते गए और इतना गहरा चले गए, इतना गहरा चले गए कि उनके सुर, उनकी आवाज़, खूबसूरत सी आवाज़ जो बिल्कुल बाकी जो गायक हैं उनसे अलग भी दिखती है, कई बार इस बात का जिक्र भी होता है, वो चीज़ें बताती हैं। हाँ, ज़रूर कुछ क्रिटिसिज्म भी होता है, कुछ लोग आपको आपकी मेहनत पर या जब आप आगे की तरफ बढ़ते हैं तो कुछ लोग आपको क्रिटिसाइज़ करते हैं, कुछ लोगों को पसंद नहीं होता कि कोई आगे बढ़े। तो इनके सफ़र में भी, इनके जीवन में भी वो चीज़ें देखने को मिली हैं, लेकिन उसके बावजूद भी जिस प्रकार से उन्होंने संगीत को आगे बढ़ाया वो काबिल तारीफ़ है। और सबसे बड़ी बात उनका व्यक्तित्व, क्योंकि जब भी आप किसी करियर में जाते हैं
या किसी भी काम को शुरू करते हैं, कार्य को शुरू करते हैं, तो उसके साथ साथ आपका जो निजी व्यक्तित्व है, आपका जो बर्ताव है, आपका जो बिहेवियर है दूसरों के साथ, आपके बगल में कौन बैठा है, आप उससे कैसे बिहेव कर रहे हैं, आप कैसे उससे बर्ताव कर रहे हैं, आप कैसे उससे सॉफ्टली रह रहे हैं, सॉफ्टली बात कर रहे हैं। तो ये जो चीज़ें होती हैं, ये किसी भी जीवन के सफल बनाने के लिए बहुत अहम होती हैं, और यही वजह है कि उनके इस सॉफ्टनेस को या उनकी जो भी भाषा रही हो, बर्ताव रहे हों, बिहेव रहे हों, वो भी उनका एक बहुत अहम साथ रहा है। और यही वजह है कि वो आगे बढ़ती गई। 20 से अधिक भाषाओं में 12,000 से ज़्यादा गाने गाए हैं। 20 से अधिक भाषाओं में आप अंदाज़ा लगाइए, जब हम एक या दो भाषा से बाहर निकलते हैं तो हमारे लिए चीज़ें मुश्किल हो जाती हैं कि भाई इस भाषा को कैसे अडॉप्ट किया जाएगा, इस भाषा में कैसे ढला जाएगा, इसकी वर्डिंग कैसे पकड़ी जाएगी, इनके शब्दों को कैसे अपनी ज़ुबान पर लाया जाएगा। और चूंकि आपको याद है कि देश में बहुत सारी भाषाएं हैं, सबसे ज़्यादा भाषाओं वाला देश भी भारत है, तो ऐसे में 20 भाषाओं में अपने गानों को गाना, चाहे फिर वो मराठी हो या बाकी अन्य भाषाएं हों, उसमें अपने आप को ढालना, ये बहुत बड़ी बात थी। देखिए, शुरुआत उन्होंने 1943 की मराठी फिल्म माझा बाल में पहला गाना गाया था। उसके बाद 1948 में चुनरिया फिल्म के साथ बॉलीवुड में कदम रखा, चुनरिया फिल्म में, और साथ साथ 1950 के दशक में मुख्य धारा से अलग कुछ गाने भी गाए। बाद में नया दौर के गानों से अपनी धाक जमाई 1957 के आसपास में, और आज तक उसकी धाक जमी हुई है। इतना ही नहीं, आर.डी. बर्मन के साथ मिलकर दम मारो दम, चुरा लिया है तुमने और पिया तो अब तो आजा जैसे सदाबहार गाने गाए हैं, ये मेलोडीज़ दी हैं। और आप शायद कुछ समय पहले या कुछ वर्षों पहले टीवी के बजाय रेडियो पर गाने सुनते होंगे, तो वहाँ पर अक्सर इनके गाने बजते थे। निजी जीवन की बात करें तो बहुत संघर्ष भरा रहा है, लेकिन उसको उन्होंने आज साथ साथ चला के जिया है। पुरस्कार और सम्मान की बात करें, जो उनको पुरस्कार मिले हैं, भारत सरकार द्वारा पद्म विभूषण 2008 में मिला और दादा साहेब फाल्के पुरस्कार 2000 में उन्हें मिला, सम्मानित किया गया। और देखिए, सबसे बड़ी बात, रिकॉर्ड, उन्हें विश्व में सबसे अधिक गाने रिकॉर्ड करने वाली गायिका के रूप में जाना जाता है। सबसे ज़्यादा गाने पूरे विश्व में, न सिर्फ भारत में बल्कि पूरे विश्व में सबसे ज़्यादा गाने गाने वाली गायिका जो हैं वो आशा भोसले हैं। ये रिकॉर्ड भी उनके नाम पे है। तो ये तमाम चीज़ें हैं जो उन्हें बाकी गायकों से या जो सिंगर्स हैं उनसे अलग बनाते हैं। कुछ उनकी उपलब्धियां, कुछ उनके किस्से रहे हैं जो हमेशा याद रहेंगे, गुड बुक्स में उनका नाम रहेगा, और आने वाली पीढ़ियों के लिए वो प्रेरणा स्रोत के रूप में रहेंगे, इंस्पिरेशन के रूप में रहेंगे, हैं भी। उनके गाने जब भी सुने जाएंगे तो उनसे बहुत सारी प्रेरणा ली जाएगी। फिलहाल ब्रीच कैंडी अस्पताल में लंबी बीमारी के चलते उन्होंने आखिरी सांस ली। कल उनका संस्कार किया जाएगा। तब तक कई लोग उनके आवास पर पहुंचेंगे जहां पर उनका पार्थिव शरीर रखा गया है, और वहां पर पहुंचते पहुंचते उनके अंतिम दर्शन भी होंगे, एक अंतिम यात्रा भी निकाली जाएगी, सम्मान से उनको अंतिम यात्रा दी जाएगी, क्योंकि पद्म विभूषण से सम्मानित हैं, दादा साहेब फाल्के अवार्ड से सम्मानित हैं। तो जाहिर सी बात है, उन्होंने देश के लिए कुछ बड़ा किया है, कुछ ऐसा किया है जो देश को एक अलग पहचान देता है। तो संगीत एक अलग पहचान होता है, संगीत आपके जीवन का भी एक हिस्सा है, और अगर जीवन में संगीत नहीं है तो शायद आपके जीवन में वो चीज़ें रंगीन नहीं होंगी जो होनी चाहिए, जो रंग जीवन का चढ़ना चाहिए, वो संगीत के बिना अधूरा है। लेकिन उसी अंदाज में उन्होंने उस संगीत को आगे बढ़ाया। 92 साल की उम्र में उनका निधन हुआ, और कल शाम 4 बजे उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा।